नमस्कार, मैं राजीव पांडे, अमर उजाला से। हम हैं नैनीताल में। इस समय नैनीताल का माहौल फिर से गर्म हो गया है। आज विहिप और हिंदुवादी संगठनों के आंदोलन के बाद से माहौल में एक बार फिर तल्खी हो गई। नैनीताल में अधिकांश बाज़ार बंद हो गए। हिंदुवादी कार्यकर्ताओं ने पहले नैना देवी मंदिर के पास और पंच पार्क के पास सभा की। इसके बाद जुलूस निकला। जुलूस नगर पालिका के सामने पहुंचा और यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने सभा की। सभा करने के बाद फिर उनकी पुलिस और बीएसएफ से आगे जाने को लेकर धक्का मुक्की होने लगी। धक्का मुक्की के बाद कार्यकर्ता आगे बढ़े और फिर वापस लौटे हैं कार्यकर्ता। और उनके आंदोलन से बाज़ार पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। अब बाज़ार में सारी दुकानें धड़ाधड़ बंद हो चुकी हैं। मल्लीताल बाज़ार पूरी तरह बंद है। सारी दुकानों के चैनल गिर चुके हैं। और अभी भी कार्यकर्ता पीछे देखिए, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो आपने जैसा कि देखा, हमारे पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। करीब 1000 लोगों का अनुमान है कि यहाँ पे 1000 की भीड़ है। और साथ ही पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ तक कि एडीएम, दोनों एडीएम मौजूद हैं। एडीएम प्रशासन विवेक राय, एडीएम एफआर जो हैं वो सीताराम चौहान, एएसपी और कई क्षेत्रों के सीओ भी यहाँ मौजूद हैं। बाकी कई थानों की पुलिस बुला ली गई है। पुलिस यहाँ मौके पे मौजूद है। यहाँ तक कि बीएसएफ के जवान भी तैनात हैं। इसके अलावा मल्लीताल थाने से नीचे मस्जिद के आसपास और डीएसए मैदान के गेट पे भी, एंट्री गेट पे भी भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। उसके प्रति जो कोर्ट की प्रोसीडिंग में सिंपैथी जाहिर करते हैं, उनके और उस दुष्कर्मी के दोनों के ऐसे क्या संबंध है कि माननीय न्यायाधीश, एक भी माननीय न्यायाधीश महोदय ने 30 तारीख की रात की घटना हुई, 1 तारीख को स्वतः संज्ञान लेकर एक बार भी ये बात नहीं पूछी स्थानीय जिला प्रशासन से कि वह जो 12 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उसका केस लाने के लिए अभी तक आप लोगों ने क्या क्या काम किया है ये नहीं पूछा। तो इसके पीछे उस न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित करने वाले कौन कौन लोग हैं, वो लोग बेनकाब होने चाहिए। ये एनआईए की जांच के माध्यम से उनके नाम पर्दाफाश होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हम पहले से देखते आए हैं जो गांव में पंच व्यवस्था थी, उस पंच व्यवस्था में यदि किसी बुजुर्ग का कोई रिश्तेदार संबंधी अगर 2 लड़ाइयों में होता था तो उस पंच व्यवस्था में वो नहीं बैठता था। तो क्या उस्मान के यदि किसी न्याय व्यवस्था में बैठे हुए माननीय न्यायाधीश के साथ किसी भी प्रकार के कोई एक व्यवहारिक संबंध रहे हैं तो क्या उनको उसके निर्णय में बैठना चाहिए था? ये हमें जानकारी एक बार आम जनाक्रोश के साथ इस जनता को मिलनी चाहिए। तीसरी बात कि अभी तक माननीय न्यायाधीश ने 2 बात कही थी कि ये जो जनाक्रोश है, इस जनाक्रोश को 2 अलग अलग घटनाएं थी। एक तो सत्य संज्ञान वाली, दूसरी उस निर्णय वाली। माननीय न्यायाधीश को जो आक्रोश उस अपराधी के प्रति लोगों का था उसकी तो चिंता थी, लेकिन एक बार भी 30 तारीख की कोर्ट में, 1 तारीख की कोर्ट में एक बार भी कार्तिक हरि गुप्ता को माननीय न्यायाधीश ने ये नहीं पूछा कि तेरे मुवक्किल के कारण इस नैनीताल में दंगे भड़क रहे हैं, इसके पीछे का ऐसा कौन सा विचार काम कर रहा है कि इसका पूरा परिवार, इसका बेटा रिजवान लगातार 2-3 हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद कर रहा है। इसका एक सबसे छोटा बेटा वो लव जिहाद का यहाँ पर हीरो है इन विदर्भी समाज का। उसका बीच का बेटा डॉक्टर, वो फर्जी डिग्रियों में सम्मिलित है।
यह इस पूरे परिवार के पीछे कौन सा विचार काम कर रहा है, ये माननीय न्यायाधीश जी ने नहीं पूछा। सितारगंज के अंदर गर्दन कटती है, माननीय न्यायाधीश ने तब भी नहीं पूछा कि ये कौन सा विचार इनकी गर्दन काट रहा है, हत्याएं कर रहा है। तो हमारा ऐसे माननीय न्यायाधीश से आग्रह है कि हम बनभूलपुरा की तो चिंता करते हैं, लेकिन बनभूलपुरा में ये चिंता नहीं करते कि हमारी पुलिस की माँ बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, वर्दी फाड़ दिए गए, उसके पीछे कौन षड्यंत्र रच रहा था। इतना ही मेरा कहना है। कार्तिकेय हरि गुप्ता महोदय कहना पड़ेगा ना, वो तो बड़े जज के पुत्र हैं। हाँ, तो उन्होंने 2-3 चीज़ों में स्पष्टीकरण दिया है। उनसे मेरा आग्रह है आप लोगों के माध्यम से, वो मीडिया में आकर 3-4 चीज़ों का स्पष्टीकरण उन्हें देना चाहिए कि उन्होंने जब ये हाईकोर्ट के बगल में कोठी ली, वो कौन से सन में ली थी, तब उनकी आय कितनी थी और तब वो कितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, एक बात। दूसरी बात, वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मुस्लिम विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं। जो जमीयत जो उलेमा जो वहाँ से फंडिंग होती है, उनकी एनजीओ में उनके परिवार का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है या नहीं है, तो वो हमें बताना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात कि उन्होंने कहा कि मैं वकील हूँ, मुझे उस्मान की पत्नी का केस लड़ना ही पड़ेगा। क्या नैनीताल बार ने कल घोषणा करी है कि हम जो पीड़ित लड़की है उसकी सहायता के लिए हम 5 लोगों का पैनल तैयार करेंगे। क्या कार्तिकेय हरि गुप्ता वो कितनी फीस लें, उनको फीस हम देंगे। क्या उस्मान की जैसी सेटिंग उन्होंने रातों रात उसके मकान को तोड़वाने में बचाने का काम किया, क्या उसको सजा दिलाने की सेटिंग कर सकते हैं? उसकी अपनी फीस बताएं, हम उनकी फीस देंगे। एज ए वकील आपको नैनीताल बार की तरह फ्री में काम नहीं करना है। ये कार्तिकेय हरि गुप्ता को पूछना चाहिए आप लोगों ने भी कि जितने आरोप आपके ऊपर लगे हैं, इन आरोपों को सबका आप खंडन करना चाहिए। आपने कुछ ही चीज़ों का खंडन किया है। ये आज ऐसे लोगों को बेनकाब करना, पर्दाफाश करना हमारा आज का ये कार्यक्रम था। इसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में सफल हुए हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय को अगर इन वक्तव्यों से कहीं पे कोई समस्या उत्पन्न होती है, मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे, जो ऐसे बहुत अच्छे लोग भी उसमें हैं, कुछ जो न्याय व्यवस्था में गंदे घुसे हुए लोग हैं, उनका पर्दाफाश माननीय न्यायाधीश ने करना ही चाहिए, ऐसी अपेक्षा आप लोगों के माध्यम से। रणदीप भाई, इसमें आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की बात की गई है, क्योंकि कुछ जो फेसबुक पे कुछ पोस्ट थे आपके, कुछ एफआईआर दर्ज करने की बात की गई है। दूसरी बात ये है कि मामला उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन चल रहा है, 3 महीने बाद इसमें सुनवाई है, तो क्या आप लोग अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में? नहीं, अभी हमसे कोई कोर्ट से कुछ तो विषय नहीं आया, तो कैसे रखेंगे? अपना कुछ पक्ष इसमें रखेंगे, क्योंकि मामला जो है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कोर्ट में है, जो अपने बिंदु सारे बताए हैं कि जज को पता चलनी चाहिए, जज साहब को पता चलनी चाहिए। नहीं, हम नहीं बताएंगे। अगर कोर्ट हमें जिस दिन बुलाएगी तो हम पूछेंगे, हमने जो आरोप लगाए हैं अगर गलत होंगे तो उसमें हम अपने वक्तव्य वापस ले लेंगे। हमने अभी तक वक्तव्य वापस तो लिए नहीं है। हमारे प्रशासन ने, बहुत सारे प्रशासन ने कहा कि आप पोस्ट डिलीट कीजिए, हमने पोस्ट डिलीट नहीं करी, तो हमें उसका वो बेनकाब होना ही चाहिए ना, या नहीं होनी चाहिए? ट्रैक चलती रहेगी। हाँ, लगातार चलेगी। हमारा काम कोई प्रशासन के खिलाफ उदंडता करना, आग जलाना, ये नहीं करना है। ऐसे लोगों को बेनकाब करके समाज को इनके खिलाफ लड़ने लायक बनाना, ये हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में सनातन चिंतन सभा का आयोजन किया गया है, जो लगभग अभी सभी लोग इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ प्रतिभाग किया है। और मांग हमारी ये है कि फास्ट ट्रैक में ये मामला चलना चाहिए। दूसरा, इस जो व्यक्ति है इसके पूरे परिवार का, एक सदस्य का, क्योंकि जिहाद ही जैसा इन लोगों का पूरे परिवार का इनका काम है, और इसका जो मकान है वो भी टूटना चाहिए। इस प्रकार की कई सारी ऐसी जो मांगे हैं, और जो यहाँ बाहर से आके बिना सत्यापन के इस प्रकार के लोग रहते हैं, और जो अवैध घुसपैठ और अवैध यहाँ अतिक्रमण करे हुए हैं, ऐसा उन पर कार्रवाई हो, इस प्रकार का एक चिंतन सभा का आयोजन था, उसी में ये कार्यक्रम। पुलिस बल ने भी रोका है आप लोगों को, मस्जिद की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ धक्का मुक्की भी हुई है। अभी क्या स्थिति है? जी देखिए, पहले जो रूट तय था तो उस रूट से अलग होके प्रशासन ने भी समरसता की भावना यहाँ रहे, इस कारण से उस चीज़ को रोका है। और
हमने भी बहुत ज़्यादा उसमें विवाद नहीं किया है और अपना हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से ही ये सब कार्यक्रम किए। उसमें आरोपी के विरुद्ध सख्त से कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन प्रेषित किया है। दूसरा, आरोपी द्वारा जो सरकारी तंत्र के कुछ मिसयूज़ किया गया है, जो उनके एलिगेशंस हैं, उस पर जांच करने के लिए हमें ज्ञापन दिया है। हमने उन दोनों जो मांगे हैं उस ज्ञापन को लेते हुए उसको उचित माध्यम से आगे प्रेषित भी किया जाएगा और एवं इन दोनों मांगों पे हमने उनको यही बताया है कि आरोपी के विरुद्ध सख्त से कार्रवाई की जा रही है। उसका अरेस्टिंग हो गया है, पुलिस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन एक लीडिंग गजेटेड ऑफिसर को दी गई है और उसमें आज मुख्य न्यायाधीश के भी डायरेक्शन है, उसमें एसएसपी सर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी दूसरी मांगे उसमें भी हमारे द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आप किस तरीके की व्यवस्था नैनीताल में बनी हुई है? पर्यटक नैनीताल आ रहे हैं तो उनको किस तरीके की सुविधा दी गई है? हमारा पर्यटक से यही अनुरोध है कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, तो लोकतंत्र में लोग अपनी मांगे किसी न किसी तरीके से हमारे सामने रखते हैं। उसका एक ज़रिया ऐसे प्रदर्शन करना या धरना प्रदर्शन भी है, जो लोकतंत्र का अधिकार है। इससे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस और प्रशासन यहाँ पे सचेत होकर हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए है। आप प्लीज़ नैनीताल आएँ, नैनीताल में आके अपना जो भी आपको घूमना है उसमें आप घूमिए बिना किसी डर के, और आपको हमेशा पुलिस और प्रशासन आपको हर मौके पे हर जगह मिलेगा आपकी मदद करने। मैम, जो आरोपी है उसको नगर पालिका ने नोटिस जारी किया था और जिस तरीके से इससे प्रशासन से भी बात हुई है, तो अब आगे की क्या कार्रवाई इसमें करने जा रही है प्रशासन? जी, जो नोटिस जारी हुआ था उसमें आज नगर पालिका द्वारा कोर्ट में कुछ बयान दिए गए हैं, जिसमें कोर्ट में उन्होंने कहा है कि वो फ्रेश नोटिस इशू करेंगे जब एनक्रोचमेंट उनके द्वारा जिस प्रकार से चिन्हित किया जाएगा उस चिन्हीकरण को दर्शाते हुए फ्रेश नोटिस इशू करेंगे, तो उसमें नगर पालिका अपने स्तर से सक्षम कार्रवाई करेगी। मैम, नैनीताल के इस कांड के बाद से एक डेमोग्राफी चेंज का भी पूरा मामला सामने आ रहा है। कई जो बाहर के लोग हैं वो नैनीताल में व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने ज़मीनें खरीद रखी हैं, तो इसके खिलाफ किस तरीके से प्रशासन कार्रवाई करेगा? मैम, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इसका संज्ञान लेते हुए एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें विभिन्न विभाग पुलिस के साथ समन्वय बिठाते हुए अपने स्तर से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे वो लोगों को यहाँ पे बसने का हो, चाहे वो लोगों की फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का हो, चाहे ऐसे व्यवसाय करने का हो जिसमें उनके द्वारा ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, उन सबका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वेरिफिकेशन उपरांत जो अनियमितताएं पाई जा रही है या किसी द्वारा कोई अवैध कार्य करता हुआ पाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है। कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय ही वहाँ पर रह गया है नैनीताल में भी आज की तारीख में, जो अन्य लोग थे वहाँ है ही नहीं उन जगहों पर। जैसे थोड़ा सा उन्होंने खरीदा है एक प्लॉट और बाकी सब कब्जा कर लिया। कोई भी अगर अवैध तरीके से कहीं पे रह रहा है बिना नियमों का पालन किए गए, तो कोई भी इंसान हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता है, तो कानून उसमें अपनी कार्रवाई नियमानुसार जरूर करे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।